अध्याय 79 अतिरिक्त शर्तें। हमारी पिछली अधिग्रहण योजना के अनुसार हम रोहित से उस बक्से को खरीदने के लिए 100 मिलियन का नकद भुगतान तुरंत कर रहे हैं। बेशक हमें ये भी पुष्टि करनी होगी कि इसमें वही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। यह अनुबंध है, अगर कोई समस्या नहीं है तो हम तुरंत लेन देन शुरू कर सकते हैं, और यह हमारी कंपनी का अकाउंटेंट है जो 10 मिनट के भीतर आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही देबाश्री बैठी, उन्होंने तुरंत रोहित के साथ अधिग्रहण पर चर्चा शुरू कर दी। कोई आनाकानी नहीं थी और वह काफ़ी सीधी थी, जिसमें नकद और कैश एंड कैरी सौदे का स्पष्ट संकेत था। रोहित ने मेज पर रखे अनुबंध पर नज़र डाली और उसे एक तरफ धकेल दिया। अनुबंध और ऐसी चीज़ें मैं समझ नहीं सकता, और मुझे कीमत पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको यह चीज़ बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अतिरिक्त शर्त है। क्या मैं जान सकती हूँ कि रोहित की अतिरिक्त शर्त क्या है? देबाश्री ने पूछा। मैं दूसरे खूंखार भूत को नियंत्रित करने की विधि जानना चाहता हूँ और भूतों के पुनरुत्थान को बढ़ाने की भी। रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। आप इस वस्तु को खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने की हिम्मत कर रही हैं, तो आपने ऐसी चीज़ों पर व्यापक शोध किया होगा। मेरा मानना है कि आपके पास हमारी स्थिति को कम करने का भी एक तरीका है। इन बातों पर क्लब के अन्य सदस्य सभी पल भर के लिए चकित रह गए। सभी ने रोहित और देबाश्री की ओर देखा। दूसरे खूंखार भूत को नियंत्रित करने की विधि और भूतों के पुनरुत्थान को बढ़ाने की। क्या ऐसी बात सच में संभव है? हालांकि संदेहपूर्ण, सभी की आंखों में एक जोशीला भाव दिखाई दिया। अगर सच में ऐसा कोई तरीका था तो उन्हें अपने जीवन को बढ़ाने और जीवित रहने का मौका मिल सकता था। देबाश्री की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? यह ऐसी जानकारी नहीं है जो कोई साधारण व्यक्ति जान सके। मेरे अपने सूत्र हैं। उसकी चिंता मत कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी अतिरिक्त शर्त को मानते हैं या नहीं, रोहित ने गंभीरता से कहा। अगर आप मानते हैं तो हम आज खुशी खुशी अपना सहयोग आगे बढ़ा सकते हैं। मैं केवल ऐसी वस्तुओं की नकद खरीद के लिए जिम्मेदार हूं, मुझे आपकी अतिरिक्त शर्तों को मानने का अधिकार नहीं है, देबाश्री ने कहा। तो कॉल करके अपने बॉस से पूछिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास फैसला लेने का अधिकार हो, रोहित ने सुझाव दिया। हर किसी का समय बहुत कीमती है, इसलिए कृपया जानबूझकर देरी न करें, वरना मैं नाखुश हो जाऊंगा। और अगर मैं नाखुश हुआ तो आप भी खुश नहीं होंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों में एक अजीब रंग भरकर उसे घूरा। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। देबाश्री का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनकी आवाज़ कुछ गंभीर थी। मैं समझती हूँ, मैं इसके बारे में पूछताछ करूंगी, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। वह तुरंत खड़ी हो गई। रोहित, अगर आप मुझे एक पल के लिए माफ़ करेंगे। बेशक, रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। देबाश्री अपनी टीम के साथ जल्दी से दूर चली गईं, एक मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए और जाहिर तौर पर किसी से संपर्क कर रही थीं। रोहित का जासूसी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह शांति से इंतजार कर रहा था। आप भूतों के पुनरुत्थान को बढ़ाने की विधि जानते हैं? अचानक हरीशपाल नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ उत्साह के साथ पास आया। रोहित ने उसकी ओर देखा। मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोग जानते हैं। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं एक भूत के लिए उनके साथ यह सौदा नहीं कर रहा होता। उसने ध्यान देबाश्री और उनकी पार्टी की ओर मोड़ दिया। इन लोगों पर दबाव और खतरे का एहसास डालना उसके लिए बातचीत के लिए फ़ायदेमंद था। अगर उन्होंने रोहित के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इसका मतलब अन्य भूत नियंत्रकों की जीवित रहने की उम्मीद को भी खत्म करना होगा, जिसके परिणाम का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। आप सही कह रहे हैं। आप नहीं जानते, लेकिन उन्हें जरूर पता होगा, हरीशपाल ने कहा, दूर से कॉल कर रही देबाश्री को घूरते हुए। उसकी आंखों में थोड़ी क्रूरता और पागलपन था। बॉस, स्थिति जटिल हो गई है। रोहित को कुछ जानकारी है। उसने दूसरे खूंखार भूत को नियंत्रित करने और उनके पुनरुत्थान को बढ़ाने की विधि को एक अतिरिक्त शर्त के रूप में सामने रखा है, और अन्य भूत नियंत्रकों को पता चल गया है कि ऐसी कोई विधि है। अगर हम आज इस लेन देन को आसानी से पूरा नहीं कर पाए तो मुझे डर है कि हमारे लिए इस क्लब से बाहर निकलना मुश्किल होगा। देबाश्री ने अपनी पीठ पर कई ठंडी निगाहें महसूस की, जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाली थीं। हालांकि गर्मी का मौसम था, ये रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। ये लोग उन्हें पूरा खाने के लिए तैयार लग रहे थे। ठीक है, समझ गई। मैं समझती हूँ, उसने फ़ोन पर कहा। मुझे पता है कि अब क्या करना है, देबाश्री ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। किसी को नहीं पता था कि फ़ोन के दूसरी तरफ क्या कहा गया था। एक पल बाद उसने फ़ोन नीचे रखा और वापस लौट आए। माफ़ करना रोहित, आपको इंतज़ार कराना पड़ा, देबाश्री ने बैठते हुए कहा। रोहित, जो अपनी गदा साफ कर रहा था और अपनी विशेष हैंडगन के साथ खेल रहा था, मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। आपकी चर्चा कैसी रही? दूसरे खूंखार भूत को नियंत्रित करना बहुत जटिल है, देबाश्री ने कहा। लापरवाह नियंत्रण से 90% से अधिक मृत्यु दर होती है,
लेकिन कोई सफल भी हुआ है ना? रोहित ने उसे घूरते हुए कहा। वास्तव में अपवाद हैं, लेकिन वह एक दुर्घटना हो सकती है और रोहित को पता होना चाहिए। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता, देबाश्री ने कहा। मुझे पता है, इसलिए कोई न कोई मुख्य कारक जरूर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। देबाश्री ने जारी रखा, हमारे बॉस आपकी अतिरिक्त शर्तों पर सहमत हैं और अधिग्रहण योजना पर भी सहमत हैं, लेकिन इसके अनुसार आपकी एक वस्तु काफ़ी नहीं है। आपका मतलब है कि मुझे आपके लिए एक और भूत पकड़ना होगा? अगर ऐसा है तो मैं 1 अरब छोड़ना पसंद करूंगा। नहीं, आपको कंपनी के लिए एक असाधारण घटना को हल करना होगा। बेशक, जो कोई भी घटना को हल कर सकता है और उस भूत को कैद कर सकता है, वह कंपनी के साथ सौदा कर सकता है और दूसरे खूंखार भूत को नियंत्रित करने की विधि प्राप्त कर सकता है। हालांकि सफलता की दर 100% नहीं है, अभी भी विफलता की एक बड़ी संभावना है, देबाश्री ने कहा। ये जानकारी है और मेरी कंपनी का बिजनेस कार्ड है। जब आप काम खत्म कर लें तो मुझसे संपर्क करें। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, कृपया हमें जाने की अनुमति दे, देबाश्री ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह खड़ी हो पाती, रोहित ने तुरंत कहा, 1 मिनट रुकिए। कुछ और है? देबाश्री ने पूछा। रोहित ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक याद दिलाना है। अगर आपके शब्दों में कोई धोखा है या अगर इसमें कोई छल शामिल है तो आप सभी को मरना होगा। बेशक, अगर आपके पास कुछ और छिपा हुआ है तो आप अभी कह सकती हैं। मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इस जगह को छोड़ती हैं तो आप इसके परिणाम भुगतेंगी। इन बातों पर देबाश्री और उनके समूह ने स्पष्ट रूप से डर दिखाया। रोहित एक खाली धमकी देते हुए एक छोटे बच्चे जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप यह मानते हैं कि वह एक भूत नियंत्रक है तो उसके शब्दों का वजन अलग होता है। आश्वस्त रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, देबाश्री ने कुछ घबराहट के साथ कहा। अच्छा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसका पता लगाऊंगा और आपके पूरे परिवार से निपटूंगा, रोहित ने कहा। अब मैंने अपनी बात कह दी है, कृपया आगे बढ़ें। तो हम चलते हैं। देबाश्री कुछ हड़बड़ी में चली गईं, जैसे कि वह डर गई हों, अपने सहकर्मियों के साथ कंपनी से भाग निकली हों। आप उन्हें बाद में ढूंढ सकते हैं, है ना? रोहित ने अचानक पूछा। रोनी ने सिर हिलाया, बेशक। अच्छा है, कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, रोहित ने मेज पर रखे दस्तावेज को देखते हुए कहा। उसने उस पर एक सरसरी नज़र डाली। स्थान जयपुर शहर के बाहरी इलाके में एक गांव का संकेत था। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी। क्या हम सच में इस अलौकिक घटना को हल करने जा रहे हैं? रोनी ने पूछा। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर हम गए तो शायद वापस न आएं। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं, यहाँ तक कि मुझे संदेह है कि क्या ये देबाश्री की कंपनी की कोई साजिश है, रोहित ने कहा। हालांकि उसने दूसरों की ओर देखा। आपने उस महिला को कहते हुए सुना, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अलौकिक घटना को हल करना होगा और भूत को कैद करना होगा। क्या कोई समूह बनाने में रुचि रखता है? क्या तुम डर गए? उपेंद्र ने थोड़ी चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम पहले काफ़ी शक्तिशाली नहीं थे? ऐसा मत कहो, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। वयस्कों के बिना मुझे अभी भी बहुत असुरक्षित महसूस होता है, रोहित ने कहा। मैं जानकारी यहाँ छोड़ दूंगा। 3 दिनों में मैं सुबह गांव जा रहा हूँ। जो आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, मैं किसी को न आने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि जीवित रहने का केवल एक मौका है, अगर आप इसे चूक जाते हैं तो आपको सच में मौत का इंतजार करना होगा। कोई सफल हुआ है और जीवित रहने की विधि साझा करने योग्य हो सकती है, लेकिन सभी को योगदान देना होगा। उसे कुछ लोगों को शामिल करने की जरूरत थी, जोखिम साझा करने के लिए। अलौकिक घटना उसे बहुत ही असामान्य लग रही थी, लेकिन चूंकि उसके पास घोस्ट डोमेन था, इसलिए उसे व्यापार पर प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था। उसने रोनी के हाथों से बाजार में बक्सा छीन लिया था और वह दूसरों के हाथों से भी चीजें ले सकता था। दूसरे शब्दों में, जो लोग शामिल हुए थे वे उसके लिए काम कर रहे थे। बहुत हो गया, आज का सफ़र बेकार नहीं गया और मैं आपको और असुविधा नहीं पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि 3 दिनों में आप में से कुछ से मिलूंगा। रोहित ने खड़े होकर बिना कुछ और कहे चले गए। रोनी उसके साथ चला गया। पीछे क्लब के सदस्यों का एक समूह छोड़ गया, लेकिन उनका ध्यान रोहित पर नहीं था, वह मेज पर रखे दस्तावेज पर था। यह जीवित रहने की उम्मीद थी। क्या वे खूंखार भूतों के पुनरुत्थान को लंबा करने का मौका लेंगे या यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करेंगे? अध्याय 80, पैसों का दान। तुम सच में उस कंपनी के लिए उस अलौकिक घटना को हल करने के बारे में सोच रहे हो? मुझे लगता है कि इसमें बहुत जोखिम है, ये थोड़ा बेकार है, और अगर हम उनके लिए उस घटना को हल कर भी दें तो भी ये पता नहीं है कि हमें भूत के पुनरुत्थान को टालने की विधि मिलेगी या नहीं। गाड़ी एक आवासीय क्षेत्र के सामने रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद रोनी ने उसे बहुत गंभीरता से याद दिलाया। क्या तुम्हारा झुकाव बक्सा बेचकर पैसे बांटने की तरफ है? रोहित ने उसकी तरफ देखकर पूछा। रोनी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या ये सबसे सुरक्षित तरीका नहीं है? क्या तुम जीना नहीं चाहते?
रोहित ने पूछा, अगर हम भूत के पुनरुत्थान को अस्थायी रूप से टाल भी देते हैं तो उसके बाद क्या? हम फिर भी मरने वाले हैं, है ना? अगर हम भूत के पुनरुत्थान से नहीं मरे तो भविष्य में भूतों से मुठभेड़ में मर सकते हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम छोटे हो, नए हो और जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हो, लेकिन मैं सच कहूं तो मैंने पहले ही इस नतीजे को स्वीकार कर लिया है। मैंने अपने जाने के बाद के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, बस एक बड़ी रकम बाकी है, रोनी ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। रोहित गहरी सोच में पड़ गया। उसे रोनी की बातों में कुछ भी गलत नहीं लगा। इस तरह की निराशा और स्थिरता की इच्छा पूरी तरह से तर्कसंगत थी और उसने खुद भी पहले ऐसा ही सोचा था। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 3 दिन बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ तुम्हें सौंपता हूँ। एक बार जब मैं चला जाऊंगा तो तुम कोई और खरीदार ढूंढकर इसे बेच देना। हमें जो पैसा मिलेगा हम उसे बराबर बांट लेंगे, जैसा कि पहले तय हुआ था। रोहित ने सोने का बक्सा निकाला और रोनी को सौंप दिया। ये कैसे ठीक हो सकता है? रोनी थोड़ा हैरान था। रोहित ने कहा, मुझे हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। क्या होगा अगर मैं इस बार जाने के बाद वापस न आऊं? अगर मैं वापस आ गया तो मैं स्वाभाविक रूप से जीवित रहने का तरीका ढूंढ लूंगा। अगर मैं नहीं आया तो तुम हमारे पिछले समझौते के अनुसार इस चीज़ को संभाल लेना। क्लब के चैनलों के माध्यम से मत जाना। मुझे लगता है कि शानक्वान एंटरटेनमेंट क्लब में कुछ गड़बड़ है, कोई और खरीदार ढूंढ लेना। मैं समझ गया। रोनी ने सिर हिलाया और आगे कोई मना नहीं किया। रोहित ने पूछा, वैसे मितेश ने वे विशेष हथियार कैसे खरीदे थे? बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं और मैं कुछ और खरीदना चाहता हूं। वे भूतों के खिलाफ तो बेकार हो सकते हैं, लेकिन भूत नियंत्रकों के खिलाफ बहुत प्रभावी हैं। अगर मैं एक भूत को नहीं मार सकता तो एक इंसान को मारना भी ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि इस अलौकिक घटना में कई भूत नियंत्रक आएंगे, और हालांकि मैं नहीं जानता कि मुझे किस तरह के भूतों का सामना करना पड़ेगा, मैं भूतों से लड़ते समय दूसरे भूत नियंत्रकों से नहीं निपटना चाहता। मुझे मितेश के स्रोतों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं एक वेबसाइट जानता हूं जहां से तुम उन्हें खरीद सकते हो। मैंने वहां से कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन दूसरों ने खरीदा है, इसलिए ये भरोसेमंद होनी चाहिए, रोनी ने कहा। ऐसा क्यों? क्या तुमने आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार खरीदने के बारे में नहीं सोचा? रोहित ने पूछा। बेशक, यह आत्मरक्षा भूतों के खिलाफ नहीं बल्कि लोगों के खिलाफ थी। साधारण लोगों या अन्य भूत नियंत्रकों से निपटने के लिए भूत की शक्ति का उपयोग करना बेकार है, इसलिए आत्मरक्षा के हथियार होना आवश्यक है। रोनी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, वे थोड़े महंगे हैं और मैं उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। छोड़ो, चलो थोड़ी देर मेरे घर चलते हैं। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। जल्दी ही। रोनी रोहित को आवासीय परिसर के भीतर एक विला क्षेत्र में ले गया। बुरा नहीं है, विला में रहते हो, रोहित ने टिप्पणी की। मैंने इसे कुछ समय पहले ही खरीदा था, अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी, रोनी ने कहा। जैसे ही वे विला के आंगन में दाखिल हुए, उन्होंने एक लड़के और एक लड़की को पानी की बंदूकों से खेलते हुए देखा। हालांकि लड़की बड़ी थी, वह शरारती लड़के से नहीं जीत पाए और उसका पीछा किया जा रहा था, पूरी तरह भीग चुकी थी। डैडी, डैडी, भाई फिर से मुझे तंग कर रहा है। रोनी को देखते ही छोटी लड़की उसकी सुरक्षा के लिए दौड़कर आई। सार्थक, क्या तुम फिर से शरारती हो रहे हो? क्या तुम अपनी बहन को ऐसे तंग करते हो? अब खिलौना दे दो, रोनी ने खेल खेल में डांटा। डैडी मारने वाले हैं, डैडी मारने वाले हैं। सार्थक नाम का बच्चा डरकर मुड़ा और घर के अंदर भाग गया। रोहित ने एक नज़र डाली और पूछा, तुम्हारी बेटी 6 साल की है, कैसी लगी, प्यारी है ना? रोनी ने अपनी बेटी के बालों को मुस्कान के साथ सहलाते हुए कहा। हाँ, वह प्यारी है, लेकिन तुम्हारा बेटा तुमसे काफ़ी डरता हुआ लगता है, रोहित ने देखा। रोनी ने जवाब दिया, भूत नियंत्रक बनने के बाद मैं शायद ही कभी घर आता हूँ और मैं कभी रात नहीं रुकता। मुझे डर है कि अगर मैं रात में सो गया तो भूत अनजाने में बाहर निकल सकता है। मेरे बेटे का मुझसे पराया महसूस करना सामान्य है। तो तुम भूत नियंत्रक कैसे बने? रोहित ने पूछा। यह एक दुर्घटना थी। मैं मूल रूप से एक बिजली मिस्त्री था। मैं लगभग 60 साल पुरानी एक इमारत में प्लम्बिंग और बिजली का काम फिर से लगा रहा था, तभी मैंने गलती से एक इलेक्ट्रिक ड्रिल से एक दीवार में छेद कर दिया, रोनी ने बताया। उसके बाद उस छेद से लगातार ताज़ा खून बहने लगा। उस समय मुझे अलौकिक घटना के बारे में नहीं पता था और मैं तैयार नहीं था, मैंने बस जिज्ञासावश उसे छू लिया। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहा, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। जिस पल खून मेरी त्वचा से लगा, वह मेरे हाथ के माध्यम से मेरे शरीर में समा गया। और तब से भूत रक्त मेरे अंदर बह रहा है। मेरा हाथ प्रवेश द्वार था और मेरा शरीर पात्र था। जितना अधिक मैंने खूंखार भूत की शक्ति का उपयोग किया, उतना ही अधिक भूत रक्त मेरे अंदर आ गया। अब मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर धीरे धीरे असामान्य हो रहा है, जैसे कि कुछ लगभग भर चुका है और बाहर निकलने वाला है। रोहित ने पूछा, क्या तुम कुछ खून बाहर निकाल दो तो बेहतर होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले कोशिश की है। जब उसने ये कहा तो रोनी के चेहरे पर डर दिखाई दिया। मेरा खून वापस ले लेना पड़ता है, वरना अगर इसे बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया जाए तो खून के तालाब से एक अत्यंत भयानक भूत बाहर निकल आएगा। एक बार जब वह भूत प्रकट हो जाता है तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। मैंने उस भूत को देखा है, इसलिए मैं तभी सुरक्षित हूँ जब भूत रक्त मेरे अंदर है। लेकिन ये स्थिति जल्द ही टूट जाएगी। अब हर रात जब मैं सोता हूँ तो मेरे शरीर को लगता है कि वह फटने वाला है, दर्द असहनीय है, और हर बार जब मैं उठता हूँ तो बिस्तर ताजे खून से लथपथ होता है। वह मेरा खून है। मेरा खून धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, और शायद जिस दिन ये पूरी तरह से अस्वीकार और बह जाएगा वही दिन खूंखार भूत के पुनर्जीवित होने का दिन होगा। रोहित खामोश हो गया। उसकी स्थिति भी अलग नहीं थी। हाल ही में उसकी नींद लगातार कम होती जा रही थी, जो 6 घंटे से शुरू होकर अब 4 पर आ गई थी, और जैसे ही वह लेटता था उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता था। उसकी आंखें उसके शरीर के अंदर बेकाबू होकर हिलने लगती थीं। सभी संकेत इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि उसके शरीर के अंदर का भूत बढ़ रहा था। सुनो, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है। बच्चे की स्कूल शुरू होने वाली है और तुम यहाँ उसकी देखभाल के लिए नहीं हो। इसी क्षण शोर सुनकर एक महिला बाहर आई और उसने रोनी को देखकर शिकायत करना शुरू कर दिया। मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त था, एक बड़े सौदे में व्यस्त था। एक बार जब ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ। रोनी ने हंसते हुए कहा, ओह, यह मेरा दोस्त रोहित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भूत प्रेत का काम करने वाला है। नमस्ते भाभी, रोहित ने अभिवादन किया। नमस्ते, महिला ने एक शर्मिंदा मुस्कान के साथ जवाब दिया। रोनी ने कहा, रोहित और मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम अभी बच्चे की देखभाल करो, हम बाद में बाहर खाना खाने जाएंगे। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बगल में खड़ी लड़की को लिया और चली गई। रोनी रोहित को एक कमरे में ले गया। कंप्यूटर चालू करने के बाद उसने कुशलता से एक विदेशी वेबसाइट खोली। इस साइट का मालिक अज्ञात है, लेकिन यहाँ बेचे जाने वाले सभी हथियार भूतों से निपटने के लिए हैं। एकमात्र समस्या कीमत है, जो साधारण लोग नहीं खरीद सकते। शुरुआत में मुझे इस साइट के बारे में नहीं पता था, जब तक कि श्यान क्वान एंटरटेनमेंट क्लब के हरीश पाल ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। एक बार जब वेबसाइट खुल गई, यह एक शॉपिंग साइट जैसी लग रही थी, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं थीं। चाकू, सैटेलाइट ट्रैकिंग फ़ोन, यहाँ तक कि कपड़े, सब कुछ उपलब्ध था। जहाँ तक हथियारों की बात है, यहाँ रोनी ने हथियारों के लिए एक पेज खोला। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली और तुरंत चौंक गया। 1 लाख? क्या वे मजाक कर रहे हैं? वे बस लोगों को लूट क्यों नहीं लेते? ये भूतों से लड़ने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हथियार हैं। निर्माण लागत और कारीगरी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कीमत बहुत खराब नहीं है। आखिरकार वे सोने के बने हैं। क्या तुमने हाल ही में सोने की कीमत आसमान छूते हुए नहीं देखी? रोनी ने समझाया। अगर तुम भूत पकड़ने जा रहे हो तो मैं इनमें से एक बॉडी बैग खरीदने की सलाह देता हूँ। ये भी सोने का बना है। इसे ले जाना सुविधाजनक है, हालांकि थोड़ा महंगा है। स्क्रीन पर एक स्लीपिंग बैग जैसी दिखने वाली वस्तु दिखाई दी। अधिक सटीक रूप से ये सोने का बना एक बॉडी बैग था। खूंखार भूतों को कैद करने और रखने के लिए ये वस्तु स्पष्ट रूप से उस छोटे बक्से से अधिक उपयुक्त थी जो रोनी के पास पहले था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ भूतों के भौतिक रूप होते हैं। 2 करोड़ कीमत देखकर रोहित का मुंह खुल गया। रोनी के उस पर क्लिक करने के बाद वास्तव में विदेशियों द्वारा एक प्रदर्शन वीडियो था, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक शरीर को अंदर आराम से फिट करना है और इसे पूरी तरह से सील करना है। उस वीडियो से यह मानना पड़ा कि इतनी महंगी कीमत का एक कारण था, ये वास्तव में सुविधाजनक लग रहा था। इसलिए मैं इसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर सका, रोनी ने असहाय होकर कहा। रोहित ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह निवेश आवश्यक था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और आलिया को फ़ोन किया। आलिया, जो घर पर स्टॉक ट्रेडिंग कर रही थी, ने कॉल का जवाब दिया। हेलो, कौन? यह मैं हूँ, रोहित। पैसे ट्रांसफ़र करो। अध्याय 81, नया भूत नियंत्रक। रोहित गाड़ी चलाकर आलिया के बैचलर अपार्टमेंट में वापस आ गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने आलिया को बेचैनी से कहते देखा, 20 मिलियन से ज़्यादा, वह 20 मिलियन से ज़्यादा है, और तुमने उसे एक बार में खर्च कर दिया। तुमने आखिर क्या खरीदा? वह पैसा है जो मैंने इन दिनों इतनी मेहनत से कमाया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस एक स्लीपिंग बैग। मैं कुछ दिनों में एक फार्म स्टे पर जाने की सोच रहा हूँ, इसलिए कुछ तैयारी पहले से कर रहा था, रोहित ने कहा। आलिया लगभग गुस्से से घुट गई। 20 मिलियन से ज़्यादा का स्लीपिंग बैग? सही कहूँ तो ठीक 20 मिलियन। कुछ और मिलियन कुछ अन्य चीज़ों पर खर्च हुए जो कल तक पहुँच जानी चाहिए, रोहित ने कहा। क्या तुम्हें कहीं ठगा तो नहीं गया? रोहित ने एक पल सोचा और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, जैसे कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हें ठगा गया है, फिर भी तुम उसकी रिपोर्ट नहीं करते।
वापस करो, सामान वापस करो, आलिया ने कहा। हो सकता है कि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो, सच में पैसे के लायक हो। और वह पैसा मेरा है, मैं उसका उपयोग कैसे करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? मेरे लिए काम करने के लिए मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। तुमने पहले स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छा काम किया, अब कार्ड में कितना बचा है? रोहित ने पूछा। 5 मिलियन से कम, आलिया ने कहा। ठीक ठीक कितना? 1 मिलियन 3 लाख, आलिया ने अजीब भाव के साथ कहा। मैंने इतने दिनों तक व्यापार किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा इतनी मेहनत से कमाया गया पैसा एक झटके में चला जाएगा। रोहित का मुंह टेढ़ा हो गया। वह पैसा उसने अपनी मां की रिटायरमेंट के लिए तैयार किया था। अब वह सब निवेश हो गया था। सब मिलाकर ये 3 मिलियन से कम था। ऐसा लग रहा था कि इसके खत्म होने के बाद उसे पैसे कमाने के अन्य तरीके खोजने होंगे। हालांकि उसकी क्षमताओं के साथ पैसे कमाना बहुत तेज था। 1 मिलियन अपने पास रखो, अतिरिक्त 30,000 तुम्हारी तनख्वाह है। इसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लो, रोहित ने कहा। आलिया ने मुंह फुलाकर कहा, मैंने तुम्हें 10 मिलियन से ज्यादा कमा कर दिए और तुम मुझे सिर्फ 30,000 कमीशन देते हो। कंजूस, अब तुम मुझे नाखुश कर रही हो। मेरी जानकारी और पूंजी के बिना तुम 30,000 भी नहीं कमा सकती थी, और यह मत भूलो तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। अगर तुम एक बड़ा स्कोप बनाना चाहती हो तो मेरे पास एक 200 से 300 मिलियन की परियोजना है, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगी? रोहित ने कहा। आलिया पहले तो हक्की बक्की रह गई, फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ बोली, क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते? तुम्हें क्या लगता है? रोहित ने उसकी तरफ देखकर कहा। तो मैं नहाने जा रही हूँ। तुम बेहतर होगा कि फिर से अकेले न सो जाओ, आलिया ने शर्माते हुए कहा। रोहित ने कुछ नहीं कहा, उसने बस आलिया को टाल दिया और बिस्तर पर जाकर सो गया। हे महिलाएं, उन्हें धोखा देना कितना आसान है। ओह वैसे रोहित, क्या तुमने मेरा मेकअप बॉक्स देखा है? अचानक आलिया का सिर बाथरूम से बाहर निकला और उसने चिल्लाया। मैंने उसे दे दिया, रोहित ने कहा। आलिया ने हैरानी से प्रतिक्रिया दी। तुमने उसे दे दिया? तुमने मेरा मेकअप बॉक्स किसे दिया? अपनी प्रेमिका को या अपनी रखेल को? मैंने उसे एक आदमी को दिया। और कोई सवाल मत पूछो। तुम किसी और दिन दूसरा खरीद सकती हो, रोहित ने कहा। दिन में उसने जो बक्सा रोनी को दिया था वह नकली था। यह एक जाली बक्सा था जिसे उसने एक मोटी रकम खर्च करके बनाया था। उस भूत को कैद करने वाला असली बक्सा अभी भी उसके पास था। वह इतना भोला नहीं होगा कि कुछ शब्दों के बाद ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु सौंप दे। चूंकि रोनी पहले ही मरने के लिए तैयार था, तो जीवित रहने की उम्मीद को अपने पास रखना बेहतर होगा। जहां तक उस पैसे की बात है, रोहित बाद में रोनी के परिवार को उसकी भरपाई कर देगा। हालांकि जैसे ही वह सोने वाला था, उसका सेल फोन अचानक बज उठा। ये रघु का सैटेलाइट पोजिशनिंग फोन था। रोहित ने जिज्ञासा के साथ कॉल का जवाब दिया। रोहित, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर हूँ, एक युवा आदमी की आवाज आई जिसमें थोड़ी बेरुखी थी। रोहित ने भौहें सिकुड़ी। तुम कौन हो? जयपुर शहर का नया भूत प्रेत नियंत्रक अंकुश। जैसे ही उसने ये कहा, कॉल खत्म हो गई और दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नया भूत प्रेत नियंत्रक। रोहित का भाव बदल गया। दरअसल उसने पूनम से सुना था कि एक नया भूत प्रेत नियंत्रक जयपुर शहर आ रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नया भूत प्रेत नियंत्रक खुद उससे मिलने आएगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी दरवाजा खोला। एक युवा और कुछ हद तक शांत युवा आदमी सैटेलाइट पोजिशनिंग फोन पकड़े हुए दरवाजे के बाहर खड़ा था। तुम रोहित हो? जयपुर शहर के टैंप। मेरा नाम अंकुश है और सही मायनों में मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ। इस स्वघोषित अंकुश भूत प्रेत नियंत्रक ने सीधे अंदर कदम रखा और बोलना शुरू कर दिया। टैंप, जब से उसके पास ऐसा डरावना उपनाम आया, क्या तुम यहीं रहते हो? अंकुश के अंदर आने के बाद उसने चारों ओर देखा। जब उसने मेज पर फास्ट फूड का ढेर और दीवार पर लटके महिलाओं के कपड़े देखे तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एक भूत प्रेत नियंत्रक के रूप में यहाँ तक कि एक अस्थायी कर्मचारी को भी इतना नहीं गिरना चाहिए। रोहित ने नाखुश होकर टिप्पणी की, क्या तुम मुझसे लेक्चर देने वाले लहजे में बात कर रहे हो? याद रखो, मैं अभी मुख्यालय में शामिल नहीं हुआ हूँ। अगर मैं शामिल हो भी जाता हूँ तो भी हम बराबर होंगे, अधीनस्थ नहीं। मैं तुम्हारे प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? अंकुश का चेहरा ठंडा हो गया और उसने अचानक रोहित को एक थप्पड़ मारा। क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दबाजी में काम न करो, वरना आज कोई मरेगा। रोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों से एक हल्की लाल चमक निकल रही थी और उसके हाथ के पीछे एक लाल आंख मांस को फाड़कर खुद को प्रकट कर रही थी। भूत की आंख। रोहित, अंकुश अचानक हंस पड़ा, अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, लेकिन तुम्हारी क्षमताएं बहुत अस्पष्ट हैं। लगता है तुम जानबूझकर उन्हें छिपा रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे खूंखार भूत की क्षमताएं क्या हैं। यह मेरे आगे के काम में मदद करेगा। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम विश्वास करोगे?
रोहित ने कहा, और तुम्हारे काम का मुझसे क्या लेना देना है? मुझे एक सहायक की जरूरत है और तुम एक होनहार प्रतिभा हो, अंकुश ने सीधे सीधे कहा। रोहित ने कहा, क्या तुम लोगों को ऐसे भर्ती करते हो? मैं भर्ती नहीं कर रहा, मैं अनिवार्य भर्ती कर रहा हूं, यह एक आदेश है, अंकुश ने कहा। अगर मैं मना कर दूं तो? रोहित को अंकुश का अड़ियलपन और उसका कृपालु रवैया बहुत नापसंद था। यह आदमी पिछले रघु के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। मेरा सहायक बनकर मेरे तबादले के बाद तुम जयपुर शहर की सार्वजनिक व्यवस्था के प्रभारी बन जाओगे, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, अंकुश ने कहा। रोहित ने कहा, क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय भूत प्रेत नियंत्रक संगठन में शामिल होता हूं और कब होता हूं, यह मेरा अपना फैसला है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे आश्चर्य है कि तुम पूरे जयपुर शहर पर कितने समय तक नियंत्रण बनाए रख सकते हो। अंकुश हंसा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई अराजकता नहीं होगी। चूंकि तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन 3 दिन बाद के हुआंगगांग गांव की घटना के बारे में क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि तुम जिंदा वापस आओगे? हुआंगगांग गांव, ये ठीक वही जगह थी जहां वह जा रहा था। रोहित का भाव थोड़ा बदल गया, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं पूरे जयपुर शहर की सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभारी हूँ। मुझे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी बल का उपयोग करने का अधिकार है। उस थोड़ी सी जानकारी का पता लगाना बच्चों का खेल था। अगर तुम मेरा सहायक बनने के लिए सहमत होते हो तो मैं तुम्हें हुआंगगांग गांव की एक फाइल दे सकता हूं जो तुम्हारे आने वाले मिशन के लिए बहुत मददगार होगी, अंकुश ने प्रस्ताव दिया। कोई दिलचस्पी नहीं, रोहित ने जवाब दिया। उसका सहायक बनना सिर्फ एक बलि का मोहरा बनना होगा, उसके लिए लड़ाई में चार्ज करना, जल्दी मरने का एक निश्चित तरीका। वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। तो शुभकामनाएं, अंकुश ने कहा और तुरंत जाने के लिए मुड़ा। रोहित, तुम किससे बात कर रहे थे? इस समय आलिया नहाने के बाद बाहर आए, एक बात टॉवल में लिपटी हुई, उसके गाल लाल थे, उसने उत्सुकता से पूछा। अंकुश अपने कदम पर रुका, अपनी कमर से अपनी हैंडगन तेजी से निकाली और सीधे नई नई आलिया के माथे पर दबा दी। भूत प्रेत नियंत्रक के रहस्यों को छिपकर सुन रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हें मौके पर ही मारने का अधिकार है? आलिया जम गई, उसकी आंखों में डर भर गया। वह वर्दी में एक अजनबी को अपने सिर पर बंदूक ताने हुए देख रही थी। यह क्या हो रहा है? वह घबरा गई, उसे कुछ समझ नहीं आया, बस उसके सिर पर दबी हुई बंदूक की ठंडी नली पर उसका ध्यान केंद्रित था। तुम कोशिश कर सकते हो, अंकुश। रोहित की आवाज असाधारण रूप से गहरी थी क्योंकि उसने भी एक सुनहरी पिस्तौल अंकुश के सिर पर तान दी थी। मैं कानून लागू कर रहा हूं और तुम विद्रोह कर रहे हो। क्या तुम मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत करोगे? जैसे ही अंकुश ने सेफ्टी हटाई, उसने रोहित को एक ठंडी नजर दी। रोहित ने घोषणा की, मैंने तो सिर्फ जीवितों को कानून लागू करते हुए सुना है, मृतकों को ऐसा करते हुए कभी नहीं। अगर तुम मर जाते हो तो मैं तुम्हारी भूमिका संभाल लूंगा और यह मुझ पर निर्भर करेगा कि कौन विद्रोह कर रहा है और कौन कानून लागू कर रहा है। अगर तुम गोली चला भी दो तो मैं उसे पहले मार सकता हूं, अंकुश ने कहा। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मैं तुम्हें मार सकता हूं, रोहित ने वापस जवाब दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक हैंडगन से एक भूत प्रेत नियंत्रक को मारने की हिम्मत है, अंकुश ने पलटवार किया। मुझे तुम्हारी विश्वास की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना जानना है कि मैं गोली चलाऊंगा, रोहित ने जवाब दिया, अपनी नज़र उस पर टिकाए रखी। अंकुश की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी उंगली ट्रिगर पर बिना हिले डुले टिकी रही। दोनों आदमी लगभग 10 सेकंड तक आमने सामने खड़े रहे। अचानक अंकुश ने अपनी हैंडगन वापस ले ली और जोर से हंस पड़ा। अगर तुम जिंदा वापस आए तो मैं तुम्हें हॉटपॉट खिलाऊंगा। ये कहने के बाद वह बाहर चला गया और जल्दी से अपार्टमेंट से निकल गया। जैसे ही अंकुश गया, आलिया का शरीर आधा कमजोर हो गया और वह फर्श पर गिर गई। वहीं रोहित ने धीरे धीरे अपने हाथ में खाली बंदूक नीचे कर दी, उसका भाव अत्यंत गंभीर था। अध्याय 82। अभी मुझ पर बंदूक तानने वाला वह कौन था? रोहित हमेशा की तरह बिस्तर पर फैला हुआ था। आलिया अब उतनी डरी हुई नहीं लग रही थी, बस उसके बगल में बैठी थी, अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। वह जयपुर शहर में स्थानांतरित हुआ एक नया भूत नियंत्रक है, यहाँ का प्रभारी जो अलौकिक घटनाओं को संभालने में माहिर है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, रोहित ने कहा। आलिया ने कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता जब उसने अभी अभी मुझे लगभग गोली मार ही दी थी। जैसे ही वह बोली, वह थोड़ी उत्तेजित हो गई। वह गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। वह मेरे लिए एक दिखावा था। जिस पल वह अंदर आया, उस पल से लेकर जब तक वह गया, उसके लिए बाथरूम में किसी के नहाने का पता न चलना असंभव था। तुम्हारे सिर पर बंदूक तानना तुम्हें धमकी नहीं था, बल्कि मुझे धमकी था। इस व्यक्ति से निपटना मुश्किल है, यह एक चालाक व्यक्ति है और भविष्य में मेरा दुश्मन होगा, रोहित ने कहा। आलिया ने कुछ डरते हुए कहा, यह जगह इतनी खतरनाक है, क्या हमें कहीं और जाने के बारे में सोचना चाहिए? हम कहाँ जा सकते हैं? पूरा जयपुर शहर अंकुश के क्षेत्राधिकार में है।
जब तक तुम किसी दूसरे शहर में नहीं जाती, तुम जा सकती हो अगर तुम चाहो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, रोहित ने निश्चितता के साथ कहा। आज उसके परिचय को देखते हुए मैं भविष्य में इस आदमी को मारने और उसकी जगह लेने का एक तरीका जरूर ढूंढूंगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। उसने आगे बोलना जारी नहीं रखा। मुख्यालय में शामिल होने की शर्त खूंखार भूतों के पुनरुत्थान को टालने का एक तरीका खोजना है। अन्यथा उसकी वर्तमान स्थिति के साथ अभी शामिल होना एक आत्मघाती कदम होगा। रोहित को स्पष्ट रूप से याद था कि रघु की मृत्यु कैसे हुई थी। तो तुम खतरे में नहीं होगे, है ना? आलिया ने पूछा। पक्का नहीं कह सकता, रोहित ने कहा। बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूं। तुम बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। ठीक है। छोटी बातचीत खत्म हो गई। अगले दिन दोपहर में रोहित को एक डिलीवरी मिली। जो सामान उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वह आ गया था। उसने अपने उपकरणों को व्यवस्थित करते हुए और मेज पर फैले चर्मपत्र को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। मैं कल गांव जा रहा हूं। अंकुश के आने से मेरे दिल में एक छाया पड़ गई है। लगता है वहां बहुत खतरा है, लेकिन जीवित रहने की उम्मीद मुझे जोखिम लेने पर मजबूर कर रही है। मैं केवल जुआ खेल सकता हूं और देबाश्री के साथ सौदा पूरा कर सकता हूं। फिर भी एक और विचार मेरे दिमाग में आया है। क्या मुझे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, या मुझे इस इंसान की खाल पर भरोसा करना चाहिए जिसने मुझे स्कूल से भागने का निर्देश दिया था? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने सिर कटे भूत को सोने के बक्से में बंद करके इस इंसान की खाल के साथ व्यापार करने का फैसला किया। अगर वह व्यापार सफल होता है तो मैं जीवित रहने का एक तरीका ढूंढ सकता हूं। यह एक दूसरे भूत को नियंत्रित करना और खूंखार भूत के पुनरुत्थान को बढ़ाना होगा। उस पर लिखे शब्दों को देखकर रोहित ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, मैं तुम्हें केवल एक अंतिम उपाय के रूप में मान सकता हूं। अभी मैं तुम पर एक भी विराम चिन्ह पर विश्वास नहीं करूंगा। उसे उम्मीद थी कि चर्मपत्र पर कोई याद दिलाएगा, लेकिन वह निराश था। वह चीज एक नोटबुक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही थी। गोलियां लोड करने के बाद रोहित ने चर्मपत्र को मोड़ा और उसे रख दिया। जैसे ही उसने उसे अपनी जेब में डाला, चर्मपत्र पर एक और पंक्ति दिखाई दी, व्यापार फिर से विफल हो गया है। रोहित ने अपने हाथ में बंदूक का परीक्षण किया। कुल 30 विशेष गोलियां, एक मैगजीन में 10। इसे खरीदने में उसे पूरे 3 मिलियन खर्च हुए थे। एक शॉट की कीमत 1 लाख रुपये थी, जिससे उसका मुंह दर्द से सिकुड़ गया। इस चीज का निवारण इसके व्यावहारिक उपयोग से अधिक है, उसने खुद से सोचा। समय बीत गया और 3 दिन बाद सुबह जल्दी रोहित ने अपनी मर्सिडीज, जो उसने मास्टर हेनरी से जीती थी, एक विरल आबादी वाले राजमार्ग पर चलाई। उसके फोन पर नेविगेशन सीधे हुआंगागांग गांव की ओर इशारा कर रहा था। उसने पहले ऑनलाइन शोध किया था, पाया था कि गांव का कुछ इतिहास था जो पिछली राजवंश तक खोजा जा सकता था। यह एक पर्यटक स्थल हुआ करता था, लेकिन विभिन्न परिवहन और आर्थिक कारणों से विफल हो गया। वहां की अलौकिक घटनाओं के बारे में सच कहूं तो रोहित को उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। हो सकता है कि अभिलेखागार हों, लेकिन वे उसकी पहुंच से बाहर थे। फिर भी उसे नहीं लगा कि अभिलेखागार अभी बहुत काम के हैं, क्योंकि किसी ने भी अलौकिक घटनाओं को हल नहीं किया था, जिसका मतलब था कि वहां बहुत कम उपयोगी जानकारी थी। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं गांव के प्रवेश द्वार पर रुकूंगा। तुम खुद ही कार वापस चला लेना। जब तक मैं तुम्हें मुझे लेने के लिए कॉल न करूं, तब तक मुझे कोई कॉल मत करना। मैं नहीं चाहता कि जब मैं किसी अलौकिक घटना से निपट रहा हूं तो एक फ़ोन कॉल से मारा जाऊं, रोहित ने गाड़ी चलाते हुए ठंडे होकर निर्देश दिया। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आलिया ने तुरंत आश्वासन दिया। ये सबसे अच्छा होगा। दोनों काफी देर तक कार में चुप रहे। जैसे ही कार मुख्य सड़क से एक छोटे रास्ते पर मुड़ी और 15 मिनट तक और चली, दूर के पहाड़ों के तल पर एक कुछ हद तक दूरस्थ गांव दिखाई दिया। उसने अपने फोन पर नेविगेशन की जांच की। वही गांव था जिसे वह ढूंढ रहा था। ठीक आगे प्रवेश द्वार पर रोहित ने ब्रेक लगाया और रुक गया। उसने इंजन बंद नहीं किया, बस कार की चाबियां अपने बगल में बैठी आलिया को सौंप दी। अगर मैं 1 महीने के भीतर वापस नहीं आता तो मैं निश्चित रूप से मर चुका हूं। कार को अपने पास रखना और अपने लिए इसका उपयोग करना। जब मैं डिगी से कुछ चीजें ले लूं तो तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद उत्सुक मत होना और यहां जांच करने के लिए वापस मत आना। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य में यहाँ क्या होगा, इसलिए अब से इस जगह से बहुत दूर रहना। ये कहने के बाद वह कार से बाहर निकल गया। वास्तव में उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक विशेष रूप से बनाया गया बॉडी बैग जिसका वजन दर्जनों पाउंड था, कुछ आपातकालीन खाद्य आपूर्ति और कुछ बदलने के लिए कपड़े। वह यहाँ काम के लिए आया था, न कि वास्तव में छुट्टी पर। बीप 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 टिल्डर। अचानक उसके पीछे से स्पोर्ट्स कारों की गड़गड़ाहट की आवाज आई, क्योंकि कम से कम 5 लग्जरी कारें दूरस्थ रास्ते पर आईं। आमतौर पर ऐसी सुनसान सड़क पर ऐसा दृश्य दुर्लभ था। रोहित, मुझे लगा था कि तुम अकेले आने की हिम्मत नहीं करोगे। उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इस अलौकिक घटना को हल करने के लिए अकेले आओगे।
एक स्पोर्ट्स कार रुकी और उसकी खिड़की नीचे उतर गई। मनोज, जिसका सिर पहले फट गया था, ने उसे ठंडक और दुश्मनी के मिश्रण के साथ देखा। मैं दिमागहीन लोगों से बात नहीं करना चाहता। रोहित ने एक नज़र डाली और जान गया कि शानक्वान एंटरटेनमेंट क्लब के कुछ भूत प्रेत नियंत्रक भी आ गए थे। उसने अनुमान लगाया कि वे सड़क पर उसकी कार को देख रहे होंगे, वरना वे इतनी जल्दी पीछा नहीं करते। तुमने क्या कहा? मैंने पिछली बार की घटना का तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। क्या तुम्हें लगता है कि इसे ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? मनोज को कार से बाहर निकलकर लड़ने की एक ललक महसूस हुई। रोहित ने कहा, एक मरता हुआ आदमी क्या नहीं छोड़ सकता? क्या उपेंद्र ने नहीं कहा था, एक मुस्कान संचित शिकायतों को दूर करती है और हंसी विवादों को समाप्त करती है? तुम एक वयस्क हो, कार्य करने से पहले सोचो, इतने आवेगी मत बनो। ये बस कुछ गोलियां थीं। क्या उन्होंने तुम्हारे सिर को खिला दिया? इस जीवन में किसे गोली नहीं लगती। अगर ऐसी बात है तो मैं बाद में तुम्हारे चिकित्सा खर्चों की भरपाई कर सकता हूँ। मनोज का चेहरा असाधारण रूप से बदसूरत लग रहा था। जैसे ही वह गुस्से में फूटने वाला था, उसके पीछे मौजूद हरीशपाल ने कार का दरवाजा खोला और कहा, मनोज, क्या तुम जा रहे हो या नहीं? सड़क के बीच में रुककर क्या कर रहे हो? चलो पहले गांव में चलते हैं, जो कुछ भी कहना है वह बाद में कहा जा सकता है। रोहित, तुम्हें इतना अहंकारी होने की जरूरत नहीं है। इस अलौकिक घटना के हल होने के बाद हमारा क्लब तुम्हारी ओर से उस व्यापार को पूरा करेगा। हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि कैसे जीवित रहना है। मनोज ने व्यंग्य किया, सच कहूं तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे बिना हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता ही नहीं चलता। शायद क्लब के उपेंद्र को पहले से ही पता था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं और मुझे इसकी खबर मिली, तो वह क्लब का अध्यक्ष कैसे अनजान हो सकता है? इतने भोले मत बनो कि बेचे जाने के बाद दूसरों के लिए पैसे गिनो, रोहित ने कहा। गांव में मिलते हैं, मनोज ने कहा। उसकी आंखें झपक रही थीं जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। कारें शुरू हुई और 5 वाहन एक के बाद एक गांव की सड़क में मुड़ गए, जल्दी ही नजरों से ओझल हो गए। 5 कारें, इसका मतलब 5 भूत नियंत्रक। वे सच में अमीर हैं, प्रत्येक एक लग्जरी कार चला रहा है। लगता है कि उन्होंने भूत नियंत्रक के रूप में अपने समय का आनंद लिया है। लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ तोप का चारा हैं। जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा। मुझे बस चिंता है कि इस अलौकिक घटना को हल करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे, रोहित ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी झलक थी। अपना सामान लेने के बाद उसने डिग्गी बंद कर दी और फिर कहा, आलिया चलो। कार मुड़ी। आलिया ड्राइवर की सीट पर एक उदास चेहरे के साथ बैठी थी। उसने कहा, तुम सच में परेशानी में नहीं पड़ने वाले हो, है ना? एक खूंखार भूत का सामना करते हुए कोई भी अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ, रोहित ने अपने सामान को कंधे पर रखते हुए दूर जाने के लिए तैयार होते हुए जवाब दिया। तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। मुझे तुम पर विश्वास है, आलिया ने कहा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मुझे तो खुद पर भी विश्वास नहीं है, रोहित ने अपना हाथ हिलाया। मैं जा रहा हूँ। बिना रुके। यह एक आंसू भरी विदाई नहीं थी। उसने अपने सामान को कंधे पर रखा और गांव की ओर रास्ते पर चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद आलिया ने भी उस जगह से दूर चला जाना पसंद किया। आखिरकार ये जगह प्रेतबाधित थी। क्या यहाँ सच में भूत हैं? ये तो मुझे बिल्कुल सामान्य लग रहा है, रोहित ने चलते हुए सोचा। अपनी भौहें सिकुड़ीं। सड़क के किनारे सब्जी के बगीचे और खेत थे। उनकी वृद्धि को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नियमित रूप से देखभाल की जाती थी। सड़क पर पता नहीं किस घर के पाले हुए पक्षियों के झुंड स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। घरों में क्षय के कोई संकेत नहीं थे, कोई उजाड़ दृश्य नहीं था। सभी संकेत बताते थे कि यह एक पूरी तरह से सामान्य गांव था। बस ये थोड़ा शांत था। लेकिन ये भी सामान्य था क्योंकि इन दिनों कई ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बुजुर्ग और बच्चे ही बचे हैं। युवा काम करने के लिए बाहर जाते हैं। और गांव में 5 लग्जरी कारें सड़क के किनारे खड़ी थीं। 5 या 6 लोग कारों से बाहर निकले, एक साथ खड़े होकर और उत्सुकता से गांव का निरीक्षण कर रहे थे। क्या ये जगह भूतों से प्रेतबाधित गांव जैसी लगती है? मुझे नहीं लगता, हरीशपाल ने हैरान होकर कहा। यहाँ बिल्कुल भी डरावना माहौल नहीं है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ यात्रा पर आए हैं। लेकिन देबाश्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये गांव प्रेतबाधित है, इसलिए कुछ भी अप्राकृतिक होना चाहिए। सभी भूत अंधाधुंध हत्याएं नहीं करते हैं। कुछ और कमजोर भूत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह के भूतों को आमतौर पर एक निचले स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है और वे हमारी सूची में नहीं होते हैं, मनोज ने कहा। एक और व्यक्ति ने कहा, संभावित नुकसान का मतलब डरावना होना नहीं है। चून की जानकारी कहती है कि यहाँ अलौकिक घटनाएं हैं, तो इस गांव में भूत जरूर हैं। हमें यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए बकवास करने का कोई मकसद नहीं होगा। अगर तुम डरे हुए हो तो अभी भी जाने में देर नहीं हुई है। हमने पहले ही सहमति दी थी, हम मिलकर इस अलौकिक घटना को हल करेंगे, फिर देबाश्री के साथ शर्तों पर बातचीत करेंगे।
मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और मैं मौत का इंतजार नहीं करना चाहता, किसी ने कहा, क्योंकि वे सभी चर्चा कर रहे थे। चूंकि उन्होंने आने का फैसला कर लिया था, इसलिए पीछे हटने का उनका कोई इरादा नहीं था।